हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न बाय जितेंद्र सर में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ CIB में पेपर 1 प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस। तो दोस्तों, इस यूनिट में हम लोग रिटेल बैंकिंग, होलसेल बैंकिंग एंड इंटरनेशनल बैंकिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे दोस्तों। तो ये यूनिट 3 है दोस्तों, और इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस यूनिट 3 में क्या क्या है। ठीक है दोस्तों, तो आगे है दोस्तों रिटेल बैंकिंग। तो रिटेल बैंकिंग क्या है दोस्तों, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। कमर्शियल बैंक डील विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर लाइक इंडिविजुअल्स, सोल प्रोप्राइटर्स, पार्टनरशिप, फर्म्स, क्लब्स, एसोसिएशंस, ट्रस्ट, स्कूल, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। ठीक है दोस्तों, जो कमर्शियल बैंक हैं वो डिफरेंट टाइप के कस्टमर को डील करते हैं, और उसमें इतने तरह के लोग हैं, जैसे इंडिविजुअल हो गए एंड प्रोप्राइटर हो गए, पार्टनरशिप हो गए, एसोसिएशन, ट्रस्ट, स्कूल, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, ये सारी चीज़ें। अनटिल द लेट 1990s बैंक हैव बीन मोबिलाइज डिपॉजिट from all these customer but were lending mainly to trade and industry only। तो 1990 से पहले क्या होता था कि डिपॉजिट हम सभी से लेते थे, लेकिन जो हम लैंडिंग करते थे दोस्तों वो ट्रेड के लिए और इंडस्ट्री, इन दोनों के लिए ही हम मेनली लैंडिंग करते थे, क्योंकि और सभी जगह से फंड वापस आने के चांसेस कम रहते थे। ठीक है दोस्तों, in fact the approach of the government and Reserve Bank of India was focused at ensuring that the nation's scarce resources were directed toward the production oriented economic activities of and bank financing for consumption purpose was discouraged। ठीक है दोस्तों, तो गवर्नमेंट का भी ये था कि जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं उनको जो है ज़्यादा फाइनेंस करना है, और जो कंजप्शन कर रहे हैं दोस्तों उनके बारे में ज़्यादा ये नहीं था, इसलिए उनको डिस्करेज किया गया। एज ए रिजल्ट बैंक वेयर रिलुक्टेंट टू फाइनेंस इंडिविजुअल फॉर देयर कंजप्शन नीड्स। हाउएवर अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग बैंक वेयर लिबरली financing individual for agriculture and allied activities and also under various government sponsored scheme for their economic and financial fulfillment। ठीक है दोस्तों, तो 1990 के बाद गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ को समझा और फिर उन्होंने कुछ रूल्स रेगुलेशन लाए, जिससे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंडर एग्रीकल्चर लैंडिंग और इंडिविजुअल लैंडिंग को प्रायोरिटी दी जाने लगी। ठीक है दोस्तों, इसमें गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम को भी तजब्बो दी जाने लगी। हेंस इंडिविजुअल कस्टमर एज ए सेपरेट मार्केट सेगमेंट वेर नॉट थ्रोड बाय द बैंकर्स। अब जो है बैंकर्स जो हैं इनके ऊपर भी ध्यान देने लगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी विच हैज ए यंग पॉपुलेशन has lead to increased income and purchasing power, aspirations for a better lifestyle and expectation of higher quality products and services। ठीक है दोस्तों, इन सब के साथ इनसे आने से क्या हुआ, रिजल्ट ऑफ इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेंड एंड प्रेफरेंस फॉर द इंटरनेशनल ब्रांड। द एवरेज इंडियन हु हैड ए स्ट्रांग aversion to credit is now in favor of credit for convenience in shopping and financing housing, automobiles, consumer durable and even holidays। तो इसके लिए भी बैंक से फाइनेंस के बारे में सोचने लगे। ठीक है दोस्तों, तो अब इसी में आता है रिटेल बैंकिंग। व्हाट इज रिटेल बैंकिंग? तो 1990 से पहले क्या था दोस्तों कि हमेशा जो प्रोडक्टिव सर्विसेज थे उसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा था, लेकिन उसके बाद क्या हो गया, इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाने लग गया। तो
ये सारी चीज़ें कहाँ आती हैं दोस्तों? रिटेल बैंकिंग के अंदर आती हैं। तो व्हाट इज ए रिटेल बैंकिंग? तो रिटेल बैंकिंग के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। द बैंक आल्सो वेयर इन डिस्परेट नीड ऑफ augmenting their lending portfolio and also to diversify their portfolio risk। ठीक है दोस्तों, तो बैंक भी एक ही तरह के पोर्टफोलियो में लैंडिंग कर करके रिस्क बढ़ता जा रहा था। इसके लिए बैंक ने भी सोचा कि हमारे लैंडिंग जो पोर्टफोलियो है उसमें डाइवर्सिफिकेशन किया जाए, तो इसीलिए इन्होंने इसके ऊपर ध्यान दिया। बैंक took this opportunity to cater to the multiple banking requirement of the individual by segmenting the individual as a separate business market and called it by the name of retail banking। ठीक है दोस्तों, तो अब जब बैंक इन इंडिविजुअल लोगों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने लग गया तो इसी को हम लोग रिटेल बैंकिंग का ध्यान का नाम दे दिए। Thus we can define retail banking as a doing बैंकिंग बिजनेस विथ इंडिविजुअल कस्टमर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि रिटेल बैंकिंग क्या है? डूइंग बैंकिंग बिजनेस विथ इंडिविजुअल कस्टमर। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। रिटेल बैंकिंग इज हाउएवर क्वाइट ब्रॉड इन नेचर। ठीक है, कि रिटेल बैंकिंग का जो स्कोप है काफ़ी बड़ा है। इट रेफर्स टू द डीलिंग ऑफ कमर्शियल बैंक विथ इंडिविजुअल कस्टमर्स। ये जो कमर्शियल बैंक हैं इनका डीलिंग किसके साथ? जो इंडिविजुअल कस्टमर, बोथ ऑन लाइबिलिटी एंड असेट साइड। तो उनसे जो असेट्स क्रिएशन के लिए जो रिसोर्सेज हैं उनको लेना, और लाइबिलिटी जो लोन देना असेट हो गया, लाइबिलिटी जो उनसे डिपॉजिट लेना। ठीक है दोस्तों, बैलेंस शीट, फिक्स्ड करंट सेविंग अकाउंट ऑन द लाइबिलिटी साइड एंड पर्सनल लोन, हाउसिंग, ऑटो, कार लोन, एजुकेशन लोन ऑन असेट साइड। ठीक है दोस्तों, इस सब के बारे में आप लोग जानते हैं। तो टुडे रिटेल बैंकिंग सेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय 3 फीचर्स। तो 3 बेसिक फीचर्स क्या हैं? मल्टीपल प्रोडक्ट्स जैसे डिपॉजिट, क्रेडिट कार्ड, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटी। मल्टीपल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जैसे कॉल सेंटर, ब्रांचेस, इंटरनेट, कोएस। ठीक है, मल्टीपल कस्टमर ग्रुप जैसे कंज्यूमर, स्मॉल बिजनेस, कॉर्पोरेट। उसके बाद आते हैं, ये आपके हो गए मल्टीपल प्रोडक्ट हो गए दोस्तों, मल्टीपल चैनल हो गए और मल्टीपल कस्टमर हो गए। उसके बाद आता है रिटेल बैंकिंग के प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं। द टिपिकल प्रोडक्ट्स ऑफरिंग इन द इंडियन रिटेल बैंकिंग सेगमेंट आर रिटेल बैंकिंग डिपॉजिट प्रोडक्ट। ठीक है, डिपॉजिट प्रोडक्ट में आप आते हैं दोस्तों, इसको लाइबिलिटी प्रोडक्ट भी कहते हैं। सेविंग बैंक अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, करंट डिपॉजिट अकाउंट, टर्म डिपॉजिट अकाउंट, जीरो बैलेंस अकाउंट या सैलरी क्लास पीपुल एंड बीएसबीडी जो जनधन खाते भी इसमें आ गए दोस्तों। सीनियर सिटीजन डिपॉजिट अकाउंट, ये क्या है? लाइबिलिटी प्रोडक्ट बोल सकते हैं या डिपॉजिट प्रोडक्ट हैं रिटेल बैंकिंग के। उसके आगे दोस्तों रिटेल लोन प्रोडक्ट या असेट प्रोडक्ट भी आप कह सकते हैं। लोन जो होते हैं बैंक के असेट होते हैं। तो असेट प्रोडक्ट क्या क्या हैं? होम लोन टू रेजिडेंट इंडियन फॉर परचेज ऑफ लैंड एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस, परचेज ऑफ रेडी बिल्ट हाउस फॉर रिपेयर एंड रिनोवेशन ऑफ एग्जिस्टिंग हाउस। ठीक है, इन सब के लिए जो दिया जा रहा है वो लोन प्रोडक्ट। होम लोन टू नॉन रेजिडेंस इंडियन, तो आप देखें नॉन रेजिडेंस इंडियन को भी होम लोन दिया जाता है। ऑटो लोन फॉर परचेज ऑफ न्यू कार, यूज्ड कार, टू व्हीलर, फोर व्हीलर सबके लिए दिया जाता है। कंज्यूमर लोन फॉर परचेज ऑफ वाइट गुड्स एंड ड्यूरेबल्स, जो यूज की चीज़ें हैं उसके लिए कंज्यूमर लोन दिया। पर्सनल लोन फॉर परचेज ऑफ ज्वेल्स फॉर मीटिंग डोमेस्टिक कंजप्शन, जो अपना डेली टू डेली रिक्वायरमेंट है या कोई बड़ा काम कर रहा है कोई, उसके लिए पर्सनल लोन लेता है। ठीक है दोस्तों, एजुकेशन लोन, इसके बारे में आप जान ही रहे हैं। तो परस्यूइंग हायर एजुकेशन बोथ इन इंडिया एंड अब्रोड, दोनों जगह पे ये दिया जाता है। ट्रेड रिलेटेड एडवांसेस टू इंडिविजुअल, कोई भी ट्रेड हो, फॉर सेटिंग अप बिजनेस, रिटेल ट्रेड। क्रॉप लोन एग्रीकल्चरल फार्मर्स, जैसे केसीसी वगैरह दिया जा रहा है, ये क्रॉप लोन है दोस्तों। या ट्रैक्टर लोन है, बहुत सारा हार्वेस्टिंग मशीन है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग क्रॉप लोन के अंदर दे सकते हैं। क्रेडिट कार्ड दोस्तों ये पर्सनल लोन के टाइप का है, तो क्रेडिट कार्ड भी दिया जा रहा है। अब आता है दोस्तों रिटेल सर्विसेज। अब रिटेल सर्विसेज में क्या क्या है दोस्तों, देखें। सेफ डिपॉजिट लॉकर, ये क्या है? कुछ ब्रांचेज जो हैं डिजाइन होती हैं लॉकर्स के लिए, तो
वो सर्विस जो दे रहे हैं उसको सेफ डिपॉजिट लॉकर दोस्तों, डिपॉजिटरी सर्विस भी, एंड बैंक इंश्योरेंस प्रोडक्ट, जो बैंक के थ्रू जो इंश्योरेंस बेचे जा रहे हैं दोस्तों, थर्ड पार्टी या पैरा बैंकिंग किया जा रहा है, ये सब सर्विसेज में आ रहा है। इन द रिसेंट ईयर रिटेल लेंडिंग हैज टर्न्ड आउट टू बी ए की प्रॉफिट ड्राइवर फॉर द बैंक। ये जो रिसेंट ईयर में है, जो रिटेल बैंकिंग के थ्रू बैंक को काफ़ी प्रॉफिट हो रहा है। ठीक दोस्तों, इट इज रिपोर्टेड दैट द ओवरऑल इम्पेयरमेंट ऑफ द रिटेल लोन पोर्टफोलियो वर्कड आउट मच लेस दैन क्रॉस एनपीए। ठीक है दोस्तों, अब इससे क्या होता है, जो रिटेल लोन का पोर्टफोलियो है उसमें ग्रॉस एनपीए में कमी आई है। इंटायर लोन पोर्टफोलियो, सभी अगर लोन पोर्टफोलियो को देखा जाए तो जो हमारा रिटेल लोन पोर्टफोलियो है उसके सापेक्ष और जो लोन पोर्टफोलियो है उसमें एनपीए ज़्यादा हो रहा है। विद इन द रिटेल सेगमेंट द हाउसिंग लोन हैड द लीस्ट ग्रॉस असेट इम्पेयरमेंट। इन फैक्ट रिटेलिंग मेक्स एम्पल बिजनेस सेंस इन द बैंकिंग सेक्टर। ठीक है, तो रिटेल बैंक जो है बहुत ही हाई स्पीड से ग्रोथ कर रहा है दोस्तों। अब हम लोग आगे देखते हैं ड्राइवर्स ऑफ रिटेल बिजनेस इन इंडिया। जो रिटेल बिजनेस है उसके एक्चुअल ड्राइवर्स क्या हैं और कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से रिटेल बैंकिंग में ग्रोथ हो रहा है इंडिया में। तो दोस्तों, द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड कंसिक्वेंट इंक्रीज इन परचेजिंग पावर has given a flip to consumer boom during the 14th year after 1992. India's economy grew at an average rate of 6.8% and continues to grow at a comfortable rate. Changing consumer demographics. ठीक है दोस्तों, इसके आधार पे भी रिटेल बैंकिंग को सपोर्ट मिला है। कन्वेंस बैंकिंग इन द फॉर्म ऑफ डेबिट कार्ड, इंटरनेट एंड फोन बैंकिंग, जो डिजिटल बैंकिंग आने से भी रिटेल बैंकिंग को काफ़ी ऑक्सीजन मिला है। ठीक दोस्तों, तो अगला है इंटरेस्ट रेट इन इकोनॉमी विच वाज हावरिंग एट 12% प्लस इन 1990 सडनली स्टार्टेड डिक्लाइनिंग। ठीक है दोस्तों, जो इंटरेस्ट रेट था शुरू में काफ़ी ज़्यादा था, इसलिए लोग सेविंग ज़्यादा करना चाह रहे थे। अब धीरे धीरे क्या हो गया, 2000 ऑनवर्ड इट गोज डाउन 5 to 6% इन 2004। तो इससे क्या हुआ, लोग सेविंग करने से ज़्यादा उसको खर्च करना ज़्यादा पसंद करते हैं और अपने यूज की चीज़ें ज़्यादा खरीदना पसंद कर रहे हैं दोस्तों। यह भी एक कारण है रिटेल बैंकिंग को ग्रोथ का। आफ्टर लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी द इंडियन बैंक्स अडॉप्ट द बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग एंड इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। इन सब के साथ ही लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी जब आया दोस्तों, तो हमारा जो इंडियन बैंक है, इन्होंने जो इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस हैं बैंकिंग में, अकाउंटिंग और इंटीग्रेटेड रिस्क का, उसको बहुत ही अच्छे ढंग से मैनेज किया है। द ग्रोथ इन द रिटेल लोन पोर्टफोलियो वाज प्रोवाइडेड बैंक द अपॉर्चुनिटी टू डाइवर्सिफाई देयर रिस्क। अब जो रिटेल बैंक लोन का पोर्टफोलियो है दोस्तों, जिसकी वजह से बैंक जो है अपने लैंडिंग को, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर पाए हैं और इससे इनको अच्छी ग्रोथ भी मिली है। ठीक है दोस्तों, आगे है फर्दर द डेलिक्वेंसी रेट। डेलिक्वेंसी मतलब होता है दोस्तों जो डिफ़ॉल्टर, लोन लेने के बाद जो डिफ़ॉल्टर होते हैं, इसमें भी कमी आई है। क्योंकि मान लिया 100 कस्टमर हैं जिसको हमने लोन दिया है, उसमें से मान लिया कि 5 कस्टमर नहीं आएंगे लेकिन 95 तो आएंगे, तो इससे डेलिक्वेंसी रेट भी कम हुआ है। अपॉर्चुनिटी ऑफ रिटेल बैंकिंग इन इंडिया। तो रिटेल बैंकिंग का जो अपॉर्चुनिटी है इंडिया में वो बहुत ही अच्छा है दोस्तों। ग्रोइंग इकोनॉमिक लाइक इंडिया, अभी इंडिया की इकोनॉमिक क्या है दोस्तों, ग्रो कर रही है, इसलिए यहाँ पे जो रिटेल बैंकिंग की सेक्टर है दोस्तों, इसके लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटी है और काफ़ी डेवलप कर सकता है। द राइज ऑफ इंडियन मिडिल क्लास इज एन इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटरी फैक्टर इन दिस रिकॉर्ड। इसमें क्या है, कौन ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है दोस्तों, इंडियन मिडिल क्लास के जो लोग हैं ये ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इन अदर हैंड राइजिंग इन
डेप्टनेस could turn out to be a cause of concern in future. Sharing of information about the credit history of the household is extremely important as far as retail banking is concerned. The Credit Information Bureau India Limited Incorporated, ये वही बता रहे हैं दोस्तों कि अब ऐसे ऐसी संस्थाएं भी बनाई जा चुकी हैं कि जो लोग डिफ़ॉल्ट करते थे, जिनका पता नहीं चल पाता था, कई जगह से लोन ले लेते थे, उनके लिए भी इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं और उनके क्रेडिट स्कोर को देखा जा सकता है। और अगर वो एक जगह से डिफ़ॉल्ट करेंगे तो दूसरी जगह उनको लोन नहीं दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कुल मिला जुला के कहा जा सकता है को रिटेल बैंकिंग का इंडिया में स्कोप अभी बहुत ज़्यादा है और इसका यूटिलाइजेशन करना चाहिए। ठीक है, अब आता है दोस्तों व्हाट इज होलसेल बैंकिंग। एक तो रिटेल बैंकिंग आपने देख लिया, अब होलसेल बैंकिंग है दोस्तों। होलसेल बैंकिंग रेफर्स टू डूइंग बैंकिंग बिजनेस विथ इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस एंटिटी, मतलब जो इंडस्ट्रियल और बिजनेस एंटिटी के साथ बैंकिंग कर रहे हैं उसको होलसेल बैंकिंग कहते हैं। मोस्टली कारपोरेट एंड ट्रेडिंग हाउस इंक्लूडिंग मल्टीनेशनल डोमेस्टिक बिजनेस हाउस एंड प्राइम पब्लिक सेक्टर कंपनीज। बैंक इन इंडिया हैव बीन डूइंग दिस टाइप ऑफ बिजनेस ट्रेडिशनली एंड दिस सेगमेंट ऑफ बिजनेस इज आल्सो कॉल्ड कारपोरेट बैंकिंग या कमर्शियल बैंकिंग। ठीक है दोस्तों, तो देखें ये क्वेश्चन बन सकता है, होलसेल बैंकिंग को क्या क्या बोलते हैं दोस्तों? कारपोरेट बैंकिंग बोल सकते हैं और कमर्शियल बैंकिंग भी बोल सकते हैं। देखें रिटेल और इसमें क्या अंतर है? रिटेल जो है इंडिविजुअल कस्टमर को फोकस करता है, लेकिन होलसेल बैंकिंग किसको फोकस करता है? कारपोरेट बैंकिंग को और कमर्शियल बैंकिंग को। ठीक है, इसके आगे हम लोग देखते हैं एवरी बैंक प्रोमिसेस to provide superior product delivery, industry benchmark, services level, and strong customer orientation. The products offering are suitably structured, taking into account the client risk profile and specific needs. ये सभी लोग कर ही रहे हैं दोस्तों। अब इसमें प्रोडक्ट क्या क्या होते हैं जो होलसेल बैंकिंग के प्रोडक्ट्स हैं मेन दोस्तों, इसमें देखें द प्रोडक्ट ऑफर्ड कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स। ठीक है, ये 4 ग्रुप्स क्या है दोस्तों? फंड बेस्ड सर्विसेज, नॉन फंड बेस्ड सर्विसेज, वैल्यू एडेड सर्विसेज एंड इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज। यही हैं फंड बेस्ड, नॉन फंड बेस्ड, वैल्यू एडेड एंड इंटरनेट। फंड बेस्ड में क्या है दोस्तों? जैसे टर्म लैंडिंग मतलब टर्म लोन, शॉर्ट टर्म फाइनेंस, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, बिल डिस्काउंटिंग, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस एंड एक्सपोर्ट क्रेडिट। ठीक है दोस्तों, ये धीरे धीरे आप लोग इससे आगे बढ़ेंगे। नॉन फंड बेस्ड सर्विसेज में क्या है दोस्तों? बैंक गारंटी देता है, लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करता है और कलेक्शन ऑफ बिल एंड डिस्काउंटिंग ये सारी चीज़ें भी करता है। अब वैल्यू एडेड सर्विसेज में क्या है? वैल्यू एडेड सर्विसेज में है कैश मैनेजमेंट सर्विस, चैनल फाइनेंसिंग, वेंडर फाइनेंसिंग, कारपोरेट सैलरी अकाउंट, फॉरेक्स डेस्क, ये सब क्या है? वैल्यू एडेड सर्विसेज हैं। टैक्स कलेक्शन, आजकल स्कूल का फी कलेक्शन होता है दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज है, आरटीजीएस है, सिंडिकेशन सर्विस, मनी मार्केट, एम्प्लॉइज ट्रस्ट, ये सारी चीज़ें आपको वैल्यू एडेड सर्विसेज में प्रोवाइड की जा रही हैं। ये किस में? होलसेल बैंकिंग के द्वारा। फिर आता है दोस्तों इंटरनेट बैंकिंग सर्विस। इसमें क्या है? पेमेंट गेटवे सर्विस, कारपोरेट इंटरनेट बैंकिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड सप्लाई चेन पार्टनर्स। ठीक है दोस्तों, आजकल देखें ऐसा हो गया है दोस्तों, जो कारपोरेट हैं, बड़े बड़े कारपोरेट हैं, तो ये क्या करते हैं? बैंक के एक फ्रेंचाइजी टाइप इनको दे दी जाती है, इनको बैंक आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे LIC हो गया, HDFC बैंक हो गया, बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी, वो अपने यहाँ से ही जो DD एंड चेक्स इशू कर देते हैं कस्टमर को इंश्योरेंस वगैरह में। आप देखेंगे तो एक लेटर आता है, लेटर के नीचे एक चेकबुक टाइप का प्रिंट करके वो दे देते हैं, उनको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये सारी सर्विसेज भी होलसेल बैंकिंग में प्रोवाइड की जा रही हैं। ठीक है दोस्तों, ऑल द बैंक हैव exclusive product structure to meet the requirement of the government sector. Bank have product to suit other bank in area. अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा है दोस्तों बैंकों में, तो जो भी प्रोडक्ट बनाए जाएंगे, चाहे वो होलसेल बैंकिंग के लिए हो चाहे रिटेल बैंकिंग के लिए हो, और जो भी हमारे बैंक हैं ये एक दूसरे से मिलते जुलते प्रोडक्ट रहेंगे और कोशिश रहती है कुछ अट्रैक्टिव प्रोडक्ट भी दिए जाएं जिसकी वजह से कस्टमर रिटेन रहें या नए कस्टमर जुड़ सकें। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है इंटरनेशनल बैंकिंग। इंटरनेशनल बैंकिंग में है दोस्तों एवरी कंट्री मैन्युफैक्चर सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज बियॉन्ड इट्स रिक्वायरमेंट। सभी कंट्री जो है दोस्तों ग्रोथ करना चाहती हैं, तो ग्रोथ करने के लिए क्या है? बहुत सारे ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती हैं
जिससे उनको प्रॉफिट है दोस्तों, और उससे उनके रिक्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा रहता है। एंड दे नीड टू सेल, जिसको एक्सपोर्ट कहते हैं, दिस सरप्लस प्रोडक्शन टू अदर कंट्रीज। सिमिलरली नो कंट्री इज इटसेल्फ रिलायंट विद द रिगार्ड ऑफ ऑल इट्स रिक्वायरमेंट। ऐसी कोई कंट्री नहीं है जहाँ पे वो अपने सारे सामान खुद ही बना ले, ठीक है दोस्तों, क्योंकि सोर्सेज चाहिए, रिसोर्स उतने रहते नहीं हैं। तो कहीं जो जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से हमारे पास रिसोर्सेज रहते हैं, तो इसके हिसाब से वो लोग अपना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी करते हैं दोस्तों। तो इनके लिए क्या चाहिए? कंट्री इन ऑर्डर टू ब्रिज द डिमांड एंड सप्लाई इन इट्स इकोनॉमी फर्दर इन ए लिबरलाइज्ड फ्री ट्रेड इकोनॉमिक, द गवर्नमेंट एंड पीपल ऑफ वन कंट्री में इन्वेस्ट कैपिटल एंड लेबर इन अदर कंट्री एंड इन टर्न में अर्न इनकम इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। ठीक है दोस्तों, जो हमने अभी डिस्कस किया, डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड रॉयल्टी, ये सारे उसके टाइप्स हैं। प्रॉफिट भी लेता है, डिविडेंड आता है, इंटरेस्ट आता है, रॉयल्टी भी आता है। द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज द प्लेस वेयर ईच कंट्री पीपल कैन पे फॉर देयर रिक्वायरमेंट एंड रिसीव देयर पेमेंट इन देयर ओन होम करेंसी। ठीक है दोस्तों, ये जो फॉरेन एक्सचेंज है, जो ये मार्केट है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, इसी के द्वारा जो करेंसी का आदान प्रदान होता है दोस्तों, और उनके होम करेंसी में चेंज करके उनको पैसा मिल जाता है। बैंक आर अमंगेस्ट द एक्टिव मेंबर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एंड दे प्रोवाइड सर्टेन टाइप्स ऑफ सर्विसेज टू देयर कस्टमर कॉल्ड इंटरनेशनल बैंकिंग सर्विसेज। और ये सर्विसेज सभी तो नहीं दे सकते दोस्तों, तो जो इंटरनेशनल सर्विसेज हैं और जो बैंक इसको प्रोवाइड कर रहा है, इसी को इंटरनेशनल बैंकिंग सर्विस कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, बैंकिंग सर्विसेज कैटरिंग टू क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड इंटरनेशनल बैंकिंग। इसको आप देख सकते हैं, बैंकिंग सर्विसेज कैटरिंग टू क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन, इसको भी रिमेंबर करें दोस्तों, ये हो सकता है एक क्वेश्चन बन सकता है। ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड इंटरनेशनल बैंकिंग। बैंक्स हैव बीन ट्रेडिशनली ऑफरिंग वेरियस सर्विसेज टू इंटरनेशनल बिजनेस पीपल। ठीक है दोस्तों, अब वो बिजनेस क्या क्या है, तो नीड ऑफ एक्सपोर्ट, जब हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट के लिए भी फाइनेंस किया जाता है दोस्तों। उसके बाद एक्सपोर्ट बिल नेगोशिएशन होता है, क्योंकि तुरंत पैसे तो मिल नहीं जाते, तो कहाँ जाएंगे लोग, तो बैंक के पास ही जाएंगे या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के पास जाएंगे, जो कि बिल का नेगोशिएशन कर देते हैं। मान लिया यूजेंस बिल है, या ये सब आगे पढ़ेंगे दोस्तों, ये केवल आप यहाँ देखें, एक एक्सपोर्ट बिल होता है, यहाँ पैकिंग क्रेडिट होता है, एक्सपोर्ट बिल परचेज एंड डिस्काउंटिंग किया जाता है, एक्सपोर्ट बिल कलेक्शन सर्विसेज होता है, और बैंक गारंटी भी दी जाती है। ठीक दोस्तों, तो इन सब के द्वारा जो इंटरनेशनल बैंकिंग में ये सारी सर्विसेज दी जाती हैं। एक्सपोर्ट एलसी एडवांसेज, एलसी कंफर्मेशन, सप्लायर्स क्रेडिट, ये सारी सर्विसेज हमें इंटरनेशनल बैंकिंग के थ्रू एक्सपोर्टर को दी जाती हैं। ठीक दोस्तों, रिक्वायरमेंट ऑफ इंपोर्टर्स, अब जिस तरह से एक्सपोर्टर को ये सारी सर्विसेज दी जा रही हैं दोस्तों, उसी तरह से कुछ इंपोर्टर्स भी हैं, और इंपोर्टर्स को भी हेल्प चाहिए। इसके लिए इंपोर्ट कलेक्शन बिल सर्विसेज, डायरेक्ट इंपोर्ट बिल, एडवांस पेमेंट टुवर्ड्स इंपोर्ट, इंपोर्ट लेटर ऑफ क्रेडिट, अरेंजिंग फॉर बायर एंड सप्लायर्स क्रेडिट, बैंक गारंटी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आया रेमिटेंस सर्विसेज में क्या क्या है, EEFC अकाउंट सर्विसेज, मतलब एक्सचेंज अर्नड फॉरेन करेंसी, जो एक्सपोर्टर या इंपोर्टर होते हैं उनके द्वारा खोला जाता है। रिसिप्ट ऑफ फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस, पेमेंट सर्विसेज टू अब्रोड। ठीक है दोस्तों, ये दोनों होते हैं जो बाहर से पैसे आ रहे हैं, ये जो बाहर पैसे भेजे जाते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट है ये यूनिवर्सल बैंकिंग। यूनिवर्सल बैंकिंग दोस्तों वो बैंकिंग होता है कि एक ही जगह सारी सर्विसेज हमको मिल जाए। उसमें क्या आते हैं दोस्तों, जैसे आपको असेट, आपका जो डिपॉजिट है वो भी हो जाए, आपका जो लोन है वो भी मिल जाए, आपका इन्वेस्टमेंट है जैसे इंश्योरेंस है, म्यूचुअल फंड है, कैपिटल मार्केट, ये सारी चीज़ें जहाँ एक जगह पे हो जाती हैं वहीं पे ये यूनिवर्सल बैंकिंग कहलाती है दोस्तों। तो अभी गवर्नमेंट या RBI इसके ऊपर थोड़ा सा काम कर रही है दोस्तों। अभी सभी बैंक जो हैं इंश्योरेंस वगैरह का देखें बिजनेस चालू कर दिए हैं। तो कुछ बैंक जो हैं जैसे ICICI वगैरह हैं दोस्तों, वो म्यूचुअल फंड वगैरह में भी एडवाइस या इन्वेस्टमेंट के लिए ये रखते हैं दोस्तों। तो सुपर फाइनेंशियल हब फॉर मार्केटिंग ऑफ ऑल फाइनेंशियल प्रोडक्ट सोल्ड बाय द प्राइवेट, पब्लिक एंड गवर्नमेंट बॉडीज अंडर वन रूफ। ठीक है दोस्तों, तो क्या है, यूनिवर्सल बैंकिंग रेफर्स टू सुपर फाइनेंशियल हब फॉर मार्केटिंग ऑफ ऑल फाइनेंशियल प्रोडक्ट
सोल्ड बाय द प्राइवेट पब्लिक गवर्नमेंट बॉडीज अंडर वन रूफ, इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल बैंकिंग। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ अगर आप लोगों को दोस्तों हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है और इससे आप लोगों को कुछ नॉलेज मिल रही है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। और आगे के टॉपिक को हम अगले वीडियो में लेके आएंगे दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।